क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं जो एक्सीडेंट की डेस्क वर्क है उसका मॉडल पेपर 2। मैंने इससे पहले जो बोर्ड द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र था वो पूरा हल करवा दिया है। एक एक करके हमने सभी प्रश्न उसको कर दिए 1 से लगाकर 28 तक। वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखना, क्योंकि जो बोर्ड ने प्रश्न पत्र जारी किया उसमें से कई बार प्रश्न है वो ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उस पेपर को अच्छे ढंग से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हम मॉडल प्रश्न पत्र 2 को सॉल्व करते हैं और इसका खंड अ है वो आज देखेंगे। खंड अ को सॉल्व कर लेते हैं। खंड अ के अंदर जैसा कि आपको पता है कि टोटल 20 प्रश्न बनेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और 1 लाइन वाले प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर के 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, टोटल 20। तो सबसे पहले इसका जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इस टाइप का प्रश्न आएगा और यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि 15 का वर्ग होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे करना है 15 का वर्ग, और वर्ग का मतलब ये होता है कि 15 का गुणा करना है 15 से। 15 का वर्ग यानी 15 इंटू 15, और 15 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 225। अब गुणा तो आपको आता ही होगा, 10th में पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई ज्यादा बताने की आपको कोई बात ही नहीं है। 15 का गुणा 15 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 225। तो आप ए को टिक कर देना। इसका सही आंसर है वो क्या है 225। फिर है दूसरा प्रश्न, बहुपद। बहुपद दे रखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। आपको बोला है कि बहुपद एफ एक्स दे रखा है और एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। मैं एक्स बराबर 2 रखने पर बहुपद का क्या मान आएगा वो आपको पूछा है। तो यहाँ मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं कि बहुपद के अंदर जब 2 रखेंगे एक्स बराबर तो क्या आएगा। देखिए, ये एफ एक्स है, ले लेता हूं मैं ऐसा का ऐसा। ये बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि एक्स बराबर 2 रखिए, तो एक्स बराबर 2 रख लेता हूं। जहां जहां एक्स है वहां 2 रख लो। तो एफ, ये एक्स है, यहाँ पे क्या रखेंगे 2। ये एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ रख रहा हूं मैं 2 और उसका स्क्वायर माइनस 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और ये माइनस के 2। 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2। यानी कि इस बहुपद के अंदर जब x बराबर 2 रखेंगे तो आपके बहुपद का मान क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे अब सद में से जो भी आपको नजर आता है 2 उसको सही करना। देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस 2 है, 4 है और 2 है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा द। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर क्या लिखेंगे द। दूसरे का क्या लिखेंगे द आंसर। ओके, उसके बाद में तीसरा प्रश्न करते हैं। 2 हो गए, तीसरा। तीसरा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 के शून्यकों का योग होगा। देखिए, या तो आपको पूछा जाएगा शून्यकों का गुणा या फिर पूछा जाएगा आपको शून्यकों का योग। तो एक द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा क्या होता है वो मैं पूरा आपको बता देता हूं। यहाँ देखिए, इसके लिए आपको याद करना है इसका जो व्यापक बहुपद है उसका रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद जो व्यापक होता है उसका क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये व्यापक बहुपद का रूप है, ठीक है। अब इसके अंदर जो शून्यकों का योग होता है, हम शून्य लेते हैं क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है माइनस बी बटा ए। शून्य क्या मानते हैं हम, बड़े बड़े सवाल करते हैं उसके अंदर शून्य को मानते हैं हम अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग तो होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का जो गुणा होता है अल्फा बीटा वो होता है सी बटा ए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप इजीली एक नंबर ला सके, क्योंकि इसके अंदर शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणा सी बटा ए। अब ए बी सी है क्या, देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो तो है ए, उसके बाद में x का गुणांक है वो क्या है b, और अचर पद है वो c है। तो ये जो आपको बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 के शून्यकों का योग आपको पूछा है, तो यहाँ पे इस बहुपद की तुलना इससे करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो क्या होगा 1, राइट। यानी ए तो है वो क्या है 1 है। फिर x का गुणांक होता है वो b होता है, तो x का गुणांक यहाँ आपको नजर आ रहा है माइनस के 3। देखिए, माइनस अगर आता है तो माइनस को साथ में बोला जाता है,
तो माइनस का 3 है यहाँ, इसलिए हम लेंगे b बराबर माइनस का 3। फिर देखिए c है वो क्या है, 7 है, अचर पद है वो क्या है, 7, तो c आ जाएगा 7। अब आपको देखिए इसने पूछा है कि शून्यकों का योग बताइए, तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। अब माइनस बी सूत्र में माइनस है तो माइनस तो ऐसा कैसा आएगा, ये जो बी है उसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस का 3, क्योंकि बी है वो क्या है हमारे पास, माइनस का 3 है, तो लिख लूंगा माइनस का 3। और जो ए है वो क्या है मेरे पास 1, तो नीचे लिखूंगा 1। अब देखिए सरल करते हैं इसको, तो माइनस बाहर भी है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा अपने पास 3, और 3 में 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3। तो देखिए ऑप्शन के अंदर अ ब स और द में से जो ब है वो सही आ जाएगा आपके आंसर 3। ओके, तो इस ढंग से शून्यकों का योग निकालना है। अगर मान लो यहाँ पे पूछा होता मुझे शून्यकों का गुणा, तो कैसे निकालता मैं, देखिए शून्यकों का गुणा भी क्लियर कर देते हैं साथ साथ में। मान लो गुणा आ जाए तो c बटा a निकालना है, तो c क्या है, देखिए ये रहा 7 और a तो वही 1 है, तो आ जाएगा आपके उत्तर 7 बटा 1, और 1 का भाग देंगे 7 में तो क्या आ जाएगा, 7 ही आएगा। तो इस ढंग से अगर शून्यकों का गुणा मुझे पूछा होता तो मैं इसका सही आंसर क्या बताता, 7। आगे आएंगे वैसे ये प्रश्न, शून्यकों का गुणा भी पूछा जाएगा आगे, तो कर लेंगे वहां और हम। तो इस ढंग से हमारे 3 प्रश्न है वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चौथा प्रश्न। चौथा लेते हैं कि साइन 45 का मान होगा। अब साइन 45 का मान आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, मैंने अच्छे ढंग से एक वीडियो के अंदर पूरी टेबल बनाना सीखा है, और वो आप वीडियो देख के आराम से टेबल बनाना सीख सकते हैं। और वहां से हमें पता करना है कि साइन 45 का मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 100। ये आपको ध्यान रखना है, इसका साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पांचवा। एक ऊर्ध्वाधर सड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात है वो 1:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब सूर्य का आपको उन्नयन कोण पूछा है, और ऊर्ध्वाधर सड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1:1 दे रखा है, यानी समान है। तो यहाँ पे थोड़ा चित्र बना के समझाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे बना देता हूं मैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये एक मैंने एक समकोण बनाया है। यहाँ पे देखिए ए से जो बी है वो तो ले लेता हूं मैं क्या, सड़ की लंबाई, और जो बी सी है वो ले लेता हूं मैं छाया की लंबाई, यानी ए बी है वो सड़ है और बी सी है वो क्या है, छाया की लंबाई। अब आपको अनुपात दे रखा है 1:1, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ए बी है सड़ की लंबाई वो 1 है, और इसी प्रकार छाया की लंबाई भी क्या हो जाएगी, 1। अब आपको पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी यहाँ पे मान लेते हैं थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा है तो ये हो गया आधार और ये हो जाएगा लंब। तो मैं अनुपात लेता हूं, देखिए लंब बटा आधार, यानी ए बी बट्टा लेता हूं बी सी। अब लंब बटा आधार लिया यानी क्या हो गया, लाल बट्टा कक्का से टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखिए ए बी का मान है वो 1 है और बी सी का मान भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई समान दे रखी है, टेन थीटा। अब 1/1 क्या हो जाएगा, 1 बराबर टेन थीटा। अब आपको क्या करना है, टेबल में टेन का मान ऐसा ढूंढना है कि 1 है, यानी टेन में किसका मान 1 होता है, तो टेन 45 का मान 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टेन 45, यानी जो 1 है इस 1 की जगह मैं लिखूंगा टेन 45, तो आ जाएगा टेन थीटा। अब दोनों तरफ है वो टेन है, यहाँ पर भी टेन है, तो टेन टेन हट जाएगा, तो 45 बराबर आ जाएगा थीटा, यानी थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। तो इस ढंग से आप जो ऑप्शन ए है वो सही कर सकते हो, यानी अ है वो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है कि कोई ऊर्ध्वाधर सड़ है या मीनार है, उसकी लंबाई और छाया की लंबाई है वो समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, आपको आंख बंद करके लिखना है सीधा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टेन 45 का मान क्या होता है, 1।
नेक्स्ट है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न जो दे रखा है कि बिंदुओं 3 और -3 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। ऐसा प्रश्न आपके मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया था, नमूना प्रश्न पत्र, उसके अंदर भी ऐसा ही प्रश्न था और उसमें पूछा था कि एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी, राइट। तो यहाँ पे हम इसकी दूरी कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे मान लो ये खींचा मैंने वाई अक्ष और ये खींचा एक्स अक्ष, ठीक है। अब यहाँ बिंदु थोड़े लगा देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं 1, फिर 2, फिर 3 और 4। इधर क्या होता है माइनस में, -1, -2, -3। ऊपर सब प्लस में 1, 2, 3 और 4। नीचे माइनस में होता है -1, -2, -3। अब ये कह रहा क्या है कि 3 और -3 यानी x निर्देशांक क्या है इसका 3 है। पहला पहला निर्देशांक क्या होता है x और दूसरा निर्देशांक क्या होता है y। तो x निर्देशांक 3 है तो ये रहा x अक्ष पे 3। फिर y निर्देशांक -3 है तो नीचे जाना पड़ेगा, ये y निर्देशांक है -3। तो यहाँ से सीधा यहाँ बिंदु आ जाएगा। यानी ये जो बिंदु दे रखा है निर्देशांक 3 और -3, इसका जो स्थान होगा वो यहाँ होगा। अब इस बिंदु की दूरी निकालते हैं। ये कह रहा है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी होगी। x अक्ष है वो ये रहा। इस x अक्ष से कितनी दूरी है इस बिंदु की वो हमें निकालना है। तो कितनी दूरी होगी, देखिए 1, 2 और 3। अगर सेंटीमीटर में मान लो ओ तो 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर है 3। देखिए यहाँ पे -3 भी दे रखा है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दूरी आती है तो दूरी है वो हमेशा प्लस में, धनात्मक में मानी जाती है। इसलिए आपको इसका जो प्लस वाला है उसी को सही करना है। यहाँ दिख रहा है वो y निर्देशांक क्या दिख रहा है -3 और x निर्देशांक क्या है 3। तो x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक लिख लो और y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक, परंतु आपको प्लस का ध्यान रखना है कि जो प्लस होगा वही उसका सही आंसर होगा। तो इस ढंग से इजीली इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है सातवां। सातवां दे रखा है कि जो डीई है, ये जो डीई है वो इस बीसी के समांतर है। ये जो नीचे वाली भुजा है इस बीसी के समांतर है, ये डीई। डीई समांतर है बीसी। एडी, एडी दे रखा है 4, ए से लगाकर डी तक ये आपको 4 दे रखा है। जो बीडी है, बी और डी है वो क्या है 2। फिर जो ए ई है, ए से लगाकर ई तक ये कितना है 3। तो ई सी का मान ज्ञात कीजिए। ई से लगाकर सी तक ये आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ लगानी पड़ेगी हमें थेल्स प्रमेय और जिसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय क्या होती है, देखिए यहाँ पे ये जो भुजा है इस भुजाओं का अनुपात लेना है। एडी मैं लिखूंगा एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी ये बराबर होगा किसके ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी। अब एडी है वो कितना दे रखा है 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4 बट्टा डीबी, डीबी कितना है 2 बराबर ए ई दे रखा है 3 तो लिख लो 3 और ईसी आपको पूछा है ईसी ऐसा का ऐसा। अब देखिए 4 में 2 का भाग जा रहा है इसलिए मैं इसको सरल करके लिख लेता हूँ। यहाँ आ जाएगा 2 बराबर 3 बट्टा ईसी। अब वज्र गुणन कर लेता है तो ईसी इधर आ जाएगा और 3 के नीचे आ जाएंगे 2, 2 आ गया नीचे और ईसी चला गया इधर। वज्र गुणन किया, अब 3 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5। तो 1.5 है वो कहाँ है, देखिए यहाँ पे 2.5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1.5। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा 100, ठीक है। तो सातवें का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे 100। नेक्स्ट आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या दे रखा है कि दीर्घ चाप का डिग्री माप होगा। अब दीर्घ चाप और लघु चाप क्या होते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे एक चित्र बना के आपको बताता हूँ। मान लो एक वर्त है, ठीक है। अब इस वर्त में देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ से तक मैं एक चाप काटता हूँ ए और ये बी। मान लो ये चाप है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से प्रेजेंट करता हूँ। ये
अब देखिए यहां से ए से लगाकर बी तक ये तो हो गया लघु चाप, इसको बोलते हैं लघु चाप यानी छोटा चाप। और ए से लगाकर बी तक ये हो गया दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। अब यहां पे मान लो केंद्र पे मैं दो त्रिज्या खींचता हूं, तो यहाँ पे नेचुरल है कि दीर्घ चाप का जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 180 से अधिक। ठीक है, क्योंकि 180 का बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ऐसा आप जानते होंगे। ये कोण कितने डिग्री का दिख रहा है, लगभग 200 से ऊपर डिग्री का दिख रहा है। तो यानी कि 180 से हमेशा अधिक ही होगा दीर्घ चाप का डिग्री, राइट। तो यहाँ पे ब है वो सही करना है आपको, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब। जब भी आपके दीर्घ छाप की बात होती है तो 180 से अधिक बताना है, और अगर आपको लघु छाप आए तो लिख बोलना है 180 डिग्री से कम। ठीक है, नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 66 और 27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसको सरल करना पड़ेगा, मैं यहाँ सरल कर देता हूँ इसको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको दिया हुआ है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात लेता हूं मैं। मान लो प्रथम गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर और क्यूब। अब देखिए दो गोले हैं इसलिए मैं एक को R1 लेता हूं, दूसरे को R2 लेता हूं। इनका अनुपात 4/3 पाई R2 और क्यूब, ये सूत्र है आयतन का। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे दो गोलों की बात हो रही है इसलिए मैंने एक R1 लिया एक R2 लिया, यानी दोनों गोलों की जो त्रिज्या है वो अलग अलग ली। ठीक है, अब इनका जो अनुपात है वो दिया हुआ है मुझे 66 और 27, तो यहाँ लिख लेता हूँ 66/27। अब देखिए 4/3 पाई और 4/3 पाई ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी अंश में हर में समान है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, R1 की घात 3 और R2 की घात 3, जिसे हम कह सकते हैं R1 क्यूब बटा R2 क्यूब बराबर 64/27। अब मुझे निकालना है R1 और R2 यानी त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, यानी घनमूल के अंदर लिख लेता हूं 66 और 27 को। अब घनमूल आ जाएगा इनका, देखिए 66 का घनमूल आ जाएगा 4 और 27 का आ जाएगा 3, अर्थात आपके जो R1 अनुपात R2 यानी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो क्या आ गया, 4/3। अगर आपको यहाँ पे पूछा होता है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात है वो कितना है, 66 और 27 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना, तो सही आंसर क्या हो जाता है, 4/3, जो कि यहाँ दिया हुआ है ब। परंतु यहाँ पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, उसका सूत्र लगाना पड़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देता हूं मैं, चलिए यहीं कर लेता हूं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ R1 लेना पड़ेगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई और 4 पाई समान है तो यहाँ से कट जाएगा, और R1 और R2 कितना दे रखा है, देखिए R1 दे रखा है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 16/9। यदि आपको पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया 16/9, ये द है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 10वां। तो 10वां आपके दे रखा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम ये कल्पना करते हैं कि बारंबारताएं सभी वर्गों में समान रूप से वितरित है, वर्गों के वर्ग बिंदु पर केंद्रित है, वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित है, वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ब, यानी वर्गों के वर्ग बिंदु पर केंद्रित है। तो इस ढंग से आपके जो टोटल 10 प्रश्न है पार्ट अ के वो कंप्लीट होते हैं। इसमें किसी प्रकार को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पुनः इसको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।